क्या है वाह ठीक है वो देख भी था इधर बच्चों के पास बैठ जाता हूँ एक बार। हाँ हाँ मेरी गोदी में बैठेगा ठीक है ना। सरदारपुरा पास गांव के निवासियों, सबसे पहले जितनी बड़ी संख्या में आप क्लब साहब का स्वागत करने के लिए आप यहाँ पर आ रहे हैं, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मैं पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और जोरदार तालियों के बीच में मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर एसपी सिंह जी हाँ जाएंगे ना, आपको फोन कर इनके साथ साथ मेरी डीसी के चेयरमैन सोमवार जी परगत जो सहीवाड़ा से हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सेहरा से हीरालाल जी शर्मा और श्यामलाल जी शर्मा हमेशा की एक अलग तरह की सेहरा गांव की पहचान रही है और ये माना भी जाता है कि ये जो शुरुआत स्वागत सत्कार की जहां से शुरू करते हैं वो फिर कारवां बढ़ता ही चला जाता है। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कलेक्टर साहब अपना स्थान ग्रहण करेंगे जोरदार तालियों के बीच में। पूर्व जिला कलेक्टर डॉक्टर इनके साथ साथ युवा बामासा सुरेंद्र जी बेनीवाल जो सूरजपुरा से हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। पूर्व पंचायत समिति सदस्य धर्मपाल जी राज हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। धर्मपाल जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य धर्मपाल जी देसवाल पूर्व सरपंच भाटी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। धर्मपाल जी देसवाल पूर्व सरपंच। परमानंद जी गुरुजी से आग्रह करूंगा कि आप भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें मंच पे। धर्मपाल जी देसवाल पूर्व सरपंच, जोरदार तालियों के साथ में इनका स्वागत। जी कार्य ग्रहणी से हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। सुल्तान जी कार्य। अब मैं ज्यादा वक्त न लेते पित्र सिंह जी चाचा भादरा से हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि आप भी आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। हनुमान जी फौजी भोटला से हमें एडवोकेट रविंद्र जी बिजनिया से आपसे आग्रह करूंगा कि आप आए और लड़का का साफा पहना के स्वागत करेंगे। नोटेरी रविंद्र जी बिजनिया। जगदीश जी यादव जटान से हमारे बीच में पधारे हैं, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप भी आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। काफी लंबे समय से जुड़े हुए और एक अपनी अलग छाप रखने वाले परवाना से रामस्वरूप जी सियाज साहब से मैं आग्रह करूंगा कि आप भी आए जोरदार तालियों के बीच में और अब मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। रामस्वरूप जी सियाज।
एवं एडवोकेट गोविंदर जी जानिया क्लब साहब का साथ बना के स्वागत करेंगे। देख के तू साइड हो देख और छोकर तो मत करना। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब मैं स्वागत की इसी कड़ी में पुकार रहा हूँ बलदेवा सनत जयसिंह जी बेनीवाल, आप आए और कलेक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। बलदेवा सनत जयसिंह जी बेनीवाल, जैसे जैसे मैं नाम पुकारता जा रहा हूँ आप आते जाएंगे और कलेक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करते जाएंगे। ओंकार सिंह जी बेनीवाल, भोर सिंह जी करवासरा, भोर सिंह जी करवासरा, दयाराम जी जाखड़। मैं जो का नाम पुकार रहा हूँ आप आते जाएंगे और कलेक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करते जाएंगे। सामने आ जाओ, साइड में आ जाओ। मुंशी राम जी हरिजन, नमस्कार जी, नमस्कार। और मैं तगड़ा हूँ, बहुत बढ़िया। केर सिंह जी टोनिया, हाँ नहीं बिल्कुल सब मिलके अच्छा करेंगे हम। नमस्कार। शेखर जी नायक, बढ़िया बढ़िया। बहुत बढ़िया। नमस्कार। और ठीक हो? रमेश जी भोजी, आप भी कलेक्टर साहब का साफा बना के स्वागत करेंगे। रमेश जी भोजी, आओ इधर आ जाओ, मैं नीचे आ जाता हूँ। ये ऊपर हो, फिर नीचे नीचे साइड तो हर आदमी अपना नहीं करे, इन्हीं को करने दो। रमेश जी भोज का कलेक्टर साहब का साफा बना के स्वागत कर रहे हैं। शोकन जी नायक कलेक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। कर दिया कर दिया। जसपाल जी बेनीवाल, जयपाल जी बेनीवाल, सुरेंद्र जी बेनीवाल, कालूराम जी गोदारा, महेंद्र स्वरूप दयाराम जी हरिजन, दलय सिंह बेनीवाल, शाहराम करवासरा, डॉक्टर शिषपाल जी धनवाल, किशन जी बारा, और ठीक हो? बहुत रहत सिंह जी बिजारनिया, वकील जी साइड में हो थोड़ा। वकील जी तुलसी राम जी बेनीवाल, सुखराम जी नायक, जगदीश सनौत सुल्तान जी बेनीवाल, वेद प्रकाश जी ढाका। जो मैं नाम पुकार रहा हूँ आते जाएंगे और कलेक्टर साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करते जाएंगे। सुभाष चंद्र जी जाखड़, बद्री प्रसाद जी टोनिया, सुनील सनौत धर्मपाल बेनीवाल, इंद्रपाल जी शर्मा, इंद्रपाल जी शर्मा, सावराम जी जाखड़, रंजीत जी बेनीवाल, सतीर जी जाखड़। मैं किसी का नाम भूलवश नहीं ले पाया हूं तो इसके लिए मैं रघुवीर जी कस्वा से हमारे बीच में पधारे, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा
कि आप आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। रणवीर जी कसवा टटवा से। सरदारपुरा दास गांव के मेरे युवा साथियों, मेरे देवता तुल्य बुजुर्गों, जो कलेक्टर साहब ने पिछले काफी समय से जो देखा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में भारत दिनों दिन उन्नति करता जा रहा है, इन्होंने कार्यकर्ताओं को भी ये समझाया कि देश का नाम मोदी जी के नेतृत्व में ऊंचा हुआ है और उसी का परिणाम ये रहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर साहब से कहा कि कलेक्टर साहब आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए। तब ये गांव-गांव गए और कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय किया। उसके बाद जब 7 तारीख को पहली बार ये भादरा लौटे तो आपने भी ये देखा होगा कि भादरा के गांव के कोने कोने से लोग आए थे और बड़ी संख्या में आके उन्होंने कलेक्टर साहब का स्वागत किया था अनाज मंडी में। और सेडा से लेके अनाज मंडी तक जहां भी आपकी नजर जाती थी आपको एक बड़ा हुजूम देखने को मिला था। कलेक्टर साहब ने कार्यकर्ताओं को ये बताया कि किस तरह से जो काम काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े थे, मोदी जी के राज में पिछले 9 सालों में किस तरह से भारत देश ने जो तरक्की की है, आज का युवा इस बात को भली भांति जानता है। रही बात कलेक्टर साहब की, तो हम पीछे भी मीटिंग में आके गए थे, आपको बता के गए थे, ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने कार्यकर्ताओं को एक ही मंत्र दिया है कि हम मोदी जी के नेतृत्व में हमारा निशान कमल होगा और भादरा से हमारा प्रत्याशी भी कमल का निशान होगा और निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से भादरा से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से विजयी होकर लौटेगी। और उन्होंने पार्टी को यह विश्वास दिलाया है कि हनुमानगढ़ जिले में भादरा को 1 नंबर पर जिता के भेजेंगे। अभी जैसे जैसे गांव में गए हैं और खासतौर से मैं सरदारपुरा दास की बात करूं तो आपके यहाँ जो पहली मीटिंग हुई थी वो काबिले तारीफ और जिस तरह से आप स्वागत सत्कार में एक बार फिर यहाँ पधारे हैं इसके लिए मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। अब मैं ज्यादा वक्त न देते हुए पहले पूर्व सरपंच सीधे मैं कलेक्टर साहब को पुकारूं, उससे पहले एक शेर कहना चाहूंगा कि बिना रोए गम का पता कैसे चलेगा, बिना हंसे खुशी का पता कैसे चलेगा, वो जो भी करता है वो ही जानता है, वो जो भी करता है वो ही जानता है, यदि जान गए हम तो उसे खुदा कौन कहेगा, उसे खुदा कौन कहेगा। जोरदार तालियों के बीच में तुरंत लग जाता है डॉक्टर वो थोड़े दूर खड़े में उस आग्रह करूंगा आप थोड़े से नजदीक आए ताकि कलेक्टर साहब की बातों को आपको सुनने में आनंद आएगा। जोरदार तालियों के बीच में पूरा जिला कहता है डॉक्टर। आज के कार्यक्रम में मंचा सिंह मेरे लिए श्रद्धेय सभी अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे लिए सदा सम्मानीय सरदारपुरा वास के वरिष्ठ नागरिकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी नागरिकगण, यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे नौजवान साथियों, यहाँ पर उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, यहाँ पर उपस्थित वो सभी मेरे साथी और सहयोगी जो रोज रोज सुबह से देर रात तक मुझे कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं कि सबको सामूहिक रूप से कैसे आगे बढ़ाया जाए
यहाँ पर उपस्थित प्रेस और मीडिया के सहयोगी, संपादक, स्तंभकारगण जो रोज रोज हम सभी को क्षेत्र की सभी खबरों से न केवल रूबरू कराते हैं बल्कि हकीकत से वाकिफ करवाने का प्रयास करते हैं, मैं आप सभी का मेरे हृदय की गहराइयों से अभिवादन करता हूं, सम्मान करता हूं। यहाँ पर उपस्थित श्री यहाँ पर उपस्थित श्री रविंद्र जी और श्री रमेश जी जिन्होंने मुझे साफा पहनाकर मेरा सम्मान किया, ये साथ साथ श्री बलदेवा जी, श्री होशियार सिंह जी, श्री वीर सिंह जी, श्री दयाराम जी जाखड़, श्री मुंशीराम जी, श्री कोहर सिंह जी पूनिया, श्री शोकर्ण जी, श्री शिषपाल जी बेनीवाल, श्री जयपाल जी बेनीवाल, श्री सुरेंद्र जी बेनीवाल, श्री कालूराम जी गोदारा, श्री महेंद्र जी, श्री जले सिंह जी बेनीवाल, श्री साबराम जी कड़वासरा, डॉक्टर शिषपाल जी, कृष्ण दारा जी, निहाल सिंह जी बिजारनिया जी, श्री गढ़सी राम जी बेनीवाल, श्री सुखराम जी, श्री जगदीश जी बेनीवाल, श्री वेद प्रकाश जी ढाका, श्री सुभाष चंद्र जी जाखड़, श्री बद्री प्रसाद जी पूनिया, श्री सुनील जी बेनीवाल, श्री इंद्रपाल जी शर्मा, श्री साहब राम जी जाखड़, श्री रणजीत सिंह जी जाखड़ बेनीवाल, श्री सतवीर जी जाखड़, वो ये सभी मेरे कुछ सहयोगी हैं, कुछ मेरे से उम्र में बड़े हैं, कुछ छोटे भी हैं। आप सबका भी मैं मेरे हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं, सम्मान करता हूं कि आपने मेरा सम्मान किया। यहाँ मैं याद करता हूं, आज से करीब 1.25 साल पहले, साल भर पहले मैं यहाँ पे आया था, 8-10 महीने हुए थे। उस टाइम भी संध्या का समय था, लेट हो गए थे हम लोग। आज भी निर्धारित समय से हम आधा घंटा लेट हो गए, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। आपके गांव के कुछ हमारे साथी सहयोगी आपके बस अड्डा जहाँ पे घूमता है मेन रोड से, जो रोड घूमता है आपका, वहीं पे आ गए, वहाँ कुछ देर लग गई। बहुत सारी बातें मैं आपसे पहले विस्तार में करके गया था, उनको रिपीट नहीं करते हुए कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन पे मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। ये गांव और आसपास के कई गांव एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना की वजह से बहुत अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं। कल भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और उस दिन भी कर रहे थे। मैं उन सबको आश्वस्त करता हूं कि अगर समय आता है, ठीक से समय में बदलाव आता है, जिसका संकल्प लेने के लिए आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं कि हम संकल्प लेके जाते हैं कि हम परिवर्तन करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि सारे मुकदमे जो विशेष रूप से छात्रों पे, विद्यार्थियों पे हैं और अन्य पे, उनको वापस किया जाएगा हमारी क्षमताओं के अनुरूप समय आने पे। मैं गारंटी देता हूं इस बात। ये इस तरह की दुखद स्थिति कभी दोबारा उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए भी हम लोगों को संकल्प लेना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि पेपर लीक की घटनाओं से आप न केवल आहत और परेशान हैं, बल्कि पढ़ने सुनने में नहीं, हकीकत में ये चीज देखने में आ रही है कि करीब 2.5 करोड़ विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी और 17 बार पेपर लीक हो गए। इससे बड़ी विडंबना और कुछ हो नहीं सकती। अगर समय आपके संकल्प के अनुसार परिवर्तित होता है, मैं गारंटी देता हूं कि ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कभी पेपर लीक नहीं हो। मैं गारंटी देता हूं। ये सारी कमी खामियां इसलिए होती हैं कि व्यवस्था के अंदर माकूल व्यवस्थाओं, निर्धारित मानकों के अनुसार व्यवस्थाओं में कमी रहती है। ये इसलिए होता है, अन्यथा मजाक की पेपर लीक हो जाए। रिजर्व बैंक जहां नोट रखता है, ऐसे स्थान पे पेपर रखे जाते हैं। आपने सुना है कभी कि रिजर्व बैंक दिन दहाड़े कोई लूट ले, वो तो बात अलग है। चुपचाप रिजर्व बैंक की करेंसी को किसी चेस्ट में से कोई गाड़ी भर के ले जाए, सुना है आपने? नहीं सुना। बस यही कोताही वहां बढ़ती जाती है कि वहां इतनी सावधानी और सावधानी के साथ में, सक्षमता के साथ में काम होता है। लेकिन
मामले में ऐसा नहीं होता, ये गलत बात है। यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि रोजाना मेरे पास बहुत सारे ऐसे छात्र और ऐसे छात्रों के अभिभावक आते हैं जो नौकरी की तलाश में जीवन भर से घूम रहे हैं। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि मैं ऐसे छात्रों को और ऐसे अभिभावकों को जानता हूं जिनके पीछे पीछे नौकरियां भागती हैं, वो नौकरी नहीं पकड़ते। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो जीवन पर्यंत नौकरी के पीछे भागते हैं, नौकरी नहीं मिलती। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पढ़ाई के समय आपका सक्षम मार्गदर्शन उस अनुरूप नहीं किया जाता जिस अनुरूप विकसित देशों में होता है। अच्छी बात नहीं है। हमारे यहाँ कौशल विकास केंद्र नहीं है, हमारे यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कौशल विकास केंद्र न केवल भादरा बल्कि गंगानगर हनुमानगढ़ में भी नहीं है। ये बहुत ही विडंबनापूर्ण स्थिति है। अगर समय परिवर्तित होता है तो हम कौशल विकास केंद्र ऐसे स्थापित करवाएंगे सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से, जहां पर गुणवत्ता के साथ ट्रेनिंग के बाद आपको इधर उधर कभी घूमना नहीं पड़े। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ाई के समय आप लोग अगर समय रहते हुए अपने कैरियर निर्माण का निर्णय ले लेते हैं, जो एक दिन की बात नहीं है, एक सतत प्रक्रिया है, लगातार निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें कमी खामी रहती है उसको दुरुस्त किया जाएगा। मैं पहले भी आपको बोल के गया था कि गांव के अंदर जो स्थिति है, लटकते हुए झूलते हुए तार आपने देखा होगा, नाली का पानी गली के अंदर इस तरह से जमा हो जाता है जैसे सावन के महीने के अंदर बहुत ज्यादा बरसात के बाद कीचड़ हो गया हो। और इस साल तो अभी सावन का महीना भी सूखा जा रहा है क्योंकि प्रकृति पर निर्भर है, पानी की कमी है। आपने देखा होगा, मैंने पहले भी कहा था आपको कि बहुत सारे घर ऐसे हैं, ये बड़े बड़े मकान देख के मेरा मन भी करता है कि एक रात में एक दिन यहाँ रुक के जाऊं। बड़े लुभावने और अपूर्ण मकान है, अच्छी बात है, लेकिन कई सारे मकान ऐसे हैं जिनका पट्टा नहीं है। आप अपने पिताजी से, दादा दादी से पूछना जाके कि अपने घर का पट्टा है कि नहीं है। नियम और कायदा ये कहता है मकान बनने से पहले पट्टा बनेगा, फिर क्यों नहीं बना भाई? ये इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो जिनमें व्यवस्था की कमी खामियों की वजह से हम रोज रोज उससे रूबरू होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका खाद्य सुरक्षा में नाम, नहरों में पानी की क्या स्थिति है। कुछ इलाका ऐसा है वहां पे पानी इतना जाता है, कुछ अधिकांश इलाका ऐसा है जहां जरूरत के अनुसार। सबसे बड़ा कारण उसका ये है कि हरियाणा पंजाब से हमने कभी ऐसी सक्षम, अभिभावकों से भी मैं ये कहना चाहता हूं कि वो जमाना गया जब आप और हम पढ़ते थे, अब जमाना बदल गया। मल्टी डायमेंशन वाले मिशन के रूप में काम करना शुरू किया, वो कभी फेल नहीं हुए। और जिन्होंने खाली एक पगडंडी पकड़ के रखी, बदलाव को आत्मसात नहीं किया, बदलाव का अनुसरण नहीं किया, बदलाव को मान्यता नहीं दी, वो लोग वहीं के वहीं रह गए जहां वो थे। कभी आपका मेडिकल होता है, उस टाइम कितनी जटिल प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता है। कई बार सर्टिफिकेट बनाने के लिए 10-10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि ई मित्र के माध्यम से ज्यादातर सर्टिफिकेट भारत सरकार की ओर से बहुत सारी योजनाएं ऐसी चली आ रही हैं। मैं यहाँ पर उपस्थित ग्रामीण सज्जनों से भी ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका समय रहते हुए अगर आपने सदुपयोग कर लिया, समय रहते हुए आपने उसमें अपनी भागीदारी निभा दी, तो जीवन बदल जाता है। मैं नौजवानों और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके बैंक पीछे पीछे भागते हैं लोन लेने के लिए, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10, 20, 50 हजार का लोन एक किसान लेने जाता है तो कई बार उसको 10 चक्कर काटने पड़ते हैं। जबकि दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो 2000, 5000, 10,000 करोड़ रुपए का लोन लेते हैं और उनको 4%, 5% इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। कारण उसका यह है कि उनकी कार्यक्षमता है, उनकी कार्य कुशलता है, उनमें ऐसी योग्यता आप जैसी थी। बीए, एमए किया, बीटेक, एमटेक किया, बीकॉम, एमकॉम किया, बीएससी, एमएससी किया, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डीएम किया, उन्होंने भी ऐसा ही किया था। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी कौशल, अपनी कुशलता, कार्य कुशलता इस कदर उन्नयन कर ली कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं ऐसे अध्यापकों को जानता हूं जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जिनके नीचे हजारों अध्यापक काम करते हैं,
और मैं ऐसे बीएड-धारियों को जानता हूं जो 2, 3, 5 हजार रुपए की नौकरी के लिए लोगों के पीछे पीछे घूमते हैं। मैं मेरे नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप कृपया करके कौशल पे ध्यान दें, कौशल विकसित हो। कौशल विकसित तब होगा जब आपके मन में संकल्प के साथ में एक ऐसा मूल विचार आएगा कि मुझे तो ये करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के राज में पिछले 9 साल में किसान और खेती बाड़ी के लिए क्या किया गया, मेरे ख्याल में आप सबको ध्यान है। सबसे पहले तो मैं कहता हूं, हमारे यहाँ पे एक जुमला चलता है कि मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ आपको दिलवा दिया। हमारे सब जगह चलता है, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चलता है। 199 विधानसभा क्षेत्र एक जैसा है और भादरा विधानसभा क्षेत्र एक अलग तरह का है। आपकी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री जी की स्कीम है क्या, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के तहत 1,33,000 करोड़ रुपए का बीमा राशि आपके खातों में डाली गई है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की बीमा राशि भादरा में डाली गई है। ये क्यों हुआ? क्योंकि उस आदमी की ऐसी सोच थी। मेरे ख्याल में आप में से किसी ने भी फसल बीमा नहीं मांगा होगा। 6,000 रुपया किसान के खाते में जाता है हर साल। मेरे ख्याल में किसी ने मांग नहीं की थी। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि सिंचाई से संबंधित इतनी योजनाएं हैं भारत सरकार की, ये डिग्गियों का निर्माण आदि जो हो रहा है, इसमें भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है। फवारा सिस्टम है, उसमें बहुत ज्यादा योगदान होता है। जो आदमी यूरिया और डीएपी बनाता है वो फैक्ट्री में हजारों करोड़ रुपए की चोरी करते थे उस जमाने में, लेकिन पिछले कुछ सालों से आपने देखा होगा नीम कोटेड यूरिया आ गई। दुनिया के अंदर आपके डीएपी का भाव है वो 5,000 से लेकर 8,000 तक का 50 किलो का है, जबकि हमारा भाव जो 8-9 साल पहले था लगभग उतना ही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये किसान और कृषि के काम में भारत सरकार का सबसे बड़ा योगदान है। पानी के लिए जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, कभी कोई सक्षमता के साथ इस तरह का कार्यक्रम ही नहीं चलाया, इसकी वजह से हम लोगों को पानी मिलता। अगर समय आता है तो इसका प्रयास किया जाएगा। बहुत बड़ा इलाका है हमारा शीतमुख नहर प्रणाली का, आपका अमर सिंह के नीचे आता है ज्यादातर। तो दोनों के अंदर एक बेसिक फर्क है। बेसिक फर्क क्या है? दोनों के अंदर एक साइड में मुरबाबंदी, चकबंदी, बाराबंदी नहीं है, दूसरी तरफ है। एक तरफ बहुत ज्यादा पानी का मिसयूज होता है, दूसरी तरफ पानी की कमी रहती है। दोनों तरफ मारामारी है। सबसे बड़ा कारण यह है कि निर्धारित मात्रा का पानी न तो अमर सिंह में आता है न सिद्धमुख में आता है। ये सबसे बड़ी कमी खामी है। जबकि अगर ठीक से योजना बनाकर काम करते, मैंने देखा है बड़ा दर्द होता है, बड़े तकलीफ की बात है कि बरसात के मौसम में हजारों क्यूसेक पानी ड्रॉ करते हैं। बरसात के मौसम में जब पानी की नहरों में जरूरत नहीं होती है। हमने देखा था रामगढ़ में एक बार धरना लगा था, हमारे भरवाना खतवाना के साथी बहुत वहां जाया करते थे। उस टाइम हमारा सबसे बड़ा इश्यू ये था कि बरसात के मौसम में आपने पानी क्यों ड्रॉ किया? अरे पानी के लिए प्लान होना चाहिए, उस प्लानिंग में किसान और किसान का बेटा होना चाहिए, उस प्लानिंग के अंदर खेती करने वाला खेती और मजदूर होना चाहिए, उस प्लानिंग के अंदर कृषक कल्याण समितियां होनी चाहिए, वो तय करें। हमारे यहाँ पे एडीएम, एसडीएम, एमएलए बैठ के तय कर देते हैं, अच्छी बात नहीं है। मैं कहता हूँ उनको भी बैठाएं, लेकिन उनके प्रतिनिधियों को बैठाएं कि आपको बरसात के मौसम में पानी चाहिए कि नहीं चाहिए। बरसात के मौसम में पानी की, जब बरसात का पानी आता है तो नहरों की जरूरत नहीं है। अगर उस टाइम कमी कट कर दें, हम लेना बंद कर दें और वही पानी हम बाद में लें, आज जुलाई अगस्त के महीने में लेते, तो निश्चित रूप से खेती के लिए भी अच्छा पानी मिलता। ये सारा प्लानिंग का काम है, ये सारा योजना का काम है, ये सारा काम एक लंबे टाइम की सोच का है। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसके लिए जागरूकता अभियान चलाएं और जो भी आता है उससे मांग करें। और अधिकारी जो सिंचाई विभाग के आते हैं उनसे भी आप पूछें कि भाई बरसात के मौसम में आपने कितना पानी ड्रॉ किया था। असल में होता क्या है, एक कागज में इंडेंट बन के जाता है और वो इंडेंट पे एडवांस में साइन करके छोड़ देते हैं। वो अधिकारी कभी इस चीज को बोदर नहीं करता कि चिड़िया गांधी, सरदारपुरा पास या चिड़िया गांधी या भरवाना खतवाना में पानी की आवश्यकता कब है, महाराणा जनाना में पानी की आवश्यकता कब है, इस पे वो कभी चिंतन नहीं करता। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर समय आता है, ठीक आपके मन के अनुसार बदलाव होता है, तो इन सारी चीजों को हम सक्षमता के साथ में ठीक करने का प्रयास करेंगे। बहुत सारी
बहुत सारी बातें मैं पहले भी आपके समक्ष करके गया था। हम लोग क्या करते हैं, जब 5 साल बाद नंबर आता है ना, तब क्या करते हैं, क्या बेचारा है यार, बहुत साल हो गया है इसको तो, है क्या करते हैं, एक बार हम भी बेचारे बन गए थे, नहीं समझे। हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, उस टाइम विशेष रूप से जो सीनियर सिटीजन है, जो नौजवान है, समझवान है, उनको ये सोचना चाहिए कि मैं ये फैसला ले रहा हूँ, इस फैसले का दूरगामी परिणाम मेरे जीवन पे क्या पड़ेगा। जैसे खेती किसानी के लिए मैं बोलता हूँ, हमारे यहाँ कृषक उत्पादक संघ ही नहीं है, जबकि पूर्वी राजस्थान के अंदर सैकड़ों की संख्या में है। एक कृषक उत्पादक संघ जो बनता है, कृषक उत्पादक जो संघ बनता है, उसमें 5 करोड़ रुपए की लागत आती है, तो उसमें 2 करोड़ रुपए का तो अनुदान मिलता है। 2 करोड़ आता है तो 1 करोड़ रुपए का अनुदान मिलता है। अगर 10-20 किसान मिलकर कृषक उत्पादक संघ की कंसेप्ट को समझ के काम करें, तो आप वेयर हाउस बना सकते हैं, आप एग्रीकल्चर फूड प्रोसेसिंग की कई सारी यूनिट लगा सकते हैं, आप ग्रेडिंग सॉर्टिंग का काम भी कर सकते हैं। ये खाली मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह के अनेक काम हर फील्ड में है। सामाजिक सेवाओं का हाल आप देख रहे हैं, बिजली की क्या पोजीशन है, अघोषित कटौती जब मर्जी काट दी जाती है। 100 यूनिट बिजली आपको फ्री की, बड़ी आनंद की अनुभूति हुई, आपको लगा बहुत अच्छा। 200 यूनिट बिजली फ्री की खेती के लिए वर्तमान सरकार ने, आपको अच्छा लगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं आपसे 5,000 रुपए उधार लेना चाहता हूँ, और आपकी जेब में अगर 2,000 रुपया है, तो आप 5,000 दे सकते होंगे मेरे को? मेरे ख्याल में नहीं दे सकते। आप फिर भी सोचें कि यार ये एसपी सिंह भला आदमी लगता है, पहली बार मांगा है, 5 तो देना पड़ेगा, तो आप किसी साथी से लेकर व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन एक बार कर सकते हैं। राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति ये है कि 2,39,000 करोड़ उनका बजट है, और 5,79,000 करोड़ उनके कर्जा है। 5,79,000 करोड़ कर्जा है। 100 यूनिट बिजली फ्री करने से बिजली सब लोग काम में लेते लेनी चाहिए। करीब 2,500-3,000 करोड़ रुपया बिजली उत्पादन के लिए कोयला मंगवाना पड़ता, उनका उधार पड़ा है, उन्होंने उधार देना बंद कर दिया। आपकी जानकारी के लिए, जितना प्रोडक्शन हमारी कैपेसिटी है, उसका 42-45% ही प्रोडक्शन हो रहा है। जितना उत्पादन बिजली का होना चाहिए, उसका 40-45% हो रहा है हमारे यहाँ। बाकी हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि कोयला नहीं मिल रहा। अब इतनी भयंकर गर्मी के मौसम में मन में तो आता है कि 100-200 यूनिट तो ऐसे ही रहेगा, तो बिजली का प्रयोग करें, लेकिन मिलती नहीं है। मेरा ये मानना है कि सामाजिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार को ताकत लगानी चाहिए, पेंशन भी देनी चाहिए, फूड पैकेट भी देना चाहिए, बिजली भी देना चाहिए, लेकिन उससे पहले आर्थिक संसाधन जुटाने चाहिए। बिना आर्थिक संसाधन जुटाए अगर इस तरह के निर्णय लेंगे तो क्या स्थिति आपके सामने है। भारत सरकार ने पिछले 9 साल में 3,53,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कें बनाई हैं। भारत सरकार ने पिछले 9 साल में 53,000 किलोमीटर लंबे हाईवे बनाए हैं, जो पहले 28,000 किलोमीटर ही बनते थे इतने साल में। पहले एक साल में 3,000 से कम बनते थे, अब एक साल में 6,000 किलोमीटर से ज्यादा बनता है। हमारे यहाँ पे मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, 387 मेडिकल कॉलेज थे 9 साल पहले। पिछले साल मई की बात बता रहा हूँ, 693 मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ हैं। जब मैं मेडिकल में पढ़ता था तो हमारे यहाँ पे 430 सीटें होती थी, और मैं मेडिकल में जॉइंट सेक्रेटरी था। जब मैं वहां छोड़ के आया तो उस टाइम 3,500 सीटें राजस्थान में थी। 3,500, लगभग 9 गुना हो गई। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक तरफ वो सुविधाएं जो आपके जीवन को बदलती हैं, और एक तरफ वो सुविधाएं जो आपके टेस्ट को बदलती हैं। मेरा ये मानना है कि जीवन को बदलने वाली सुविधा ज्यादा कारगर होती है। 45,000 करोड़ रुपए सरकार सामाजिक सेवाओं पे खर्च करेगी। मेरा ये मानना है कि 45,000 करोड़ रुपए लगाकर अगर 1 लाख लोगों को रोजगार दे दिया जाता, तो 1 लाख घरों के अंदर परमानेंट रोशनी हो जाती। मेरा ये मानना है। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं नौजवानों के लिए। 1 करोड़ 42 लाख कौशल विकास केंद्र पैदा किए हैं। मैं नौजवानों और आप सबसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में 4 करोड़ नए पक्के मकान बनाए गए हैं 9 साल में। मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में 11 करोड़ 72 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है।
9 साल में पिछले 9 साल में मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में मुझे अच्छे से ध्यान है, जब मैं डॉक्टर बनने के बाद मैं नौकरी पे गया, गैस की व्यवस्था की तो कितना मुश्किल था, जबकि आपके गांव में छोटा सा गांव है। मेरा ये मानना है कि सैकड़ों की संख्या में गैस कनेक्शन निःशुल्क दिए गए हैं और पिछले 9 साल के अंदर आपकी जानकारी के लिए 9,60,000 गैस कनेक्शन निःशुल्क दिए गए हैं। आप लोगों को जानकर ये हर्ष होगा नौजवानों को कि पिछले 9 साल में 7 IIT और 7 IIM नए खुले हैं। आपकी जानकारी के लिए हमारे यहाँ पे 8 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान थे जो पिछले मई में बढ़कर 23 हो गए। पिछले 9 साल में 15 नए खुल गए। आपकी जानकारी के लिए वंदे भारत ट्रेन, रेलगाड़ियों का नाम सुना होगा आपने। वंदे भारत ट्रेन अगर भादरा से आपको जयपुर जाना हो और आने वाले समय में अगर वो चालू हो जाए हमारे यहाँ, तो अभी आपको 9-10 घंटे लगते हैं जाने में और वो आने के बाद में 4 घंटा 20 मिनट लगेगा। ये होता है विकास। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 5 साल बाद जब समय आता है तो बेचारे की धारणा दिमाग में नहीं लेके आए। मेरा ये मानना है कि आपका, परिवार का, समाज का और समूचे राष्ट्र के विकास के लिए मुझे जो निर्णय ले रहा हूँ, मैं जो निर्णय ले रहा हूँ, वो काम आएगा कि नहीं आएगा, मेरे हिसाब से वो वाला सोच रखना चाहिए। मेरा ये मानना है और मेरा दृढ़ विश्वास और संकल्प है कि कमल का फूल का निशान और मोदी जी का सक्षम नेतृत्व इस देश को दुनिया के अंदर सबसे ऊंचे स्थान पे लेके जाएगा। आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि समय आने पे जब आप फैसले की घड़ी आए तब इस बारे में आप जरूर विचार करना। मैंने जो मेरे जो आपके सामने विचार रखे हैं वो तथ्यों के ऊपर आधारित हैं, वो रिकॉर्ड के अनुसार हैं, जो फैक्ट है, जो गवर्नमेंट का डाटा है वो मैंने आपको बताया है। आप इसको चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं कुछ जिलों में जिला कलेक्टर था, लोगों का जीवन इस कदर बदला, कभी उधर जाने का मौका मिले तो आप पता करना। मैं आपके जिले के अंदर चिकित्सा अधिकारी था, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी था। आप गोलू वाला कभी जाएं तो आप पता करना कि वहाँ कैसा काम था। आप बीकानेर कभी जाएं तो पता करना कैसा काम था। मैं सर्विलेंस मेडिकल ऑफिसर था WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। मेरे पास 5 जिले थे, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर। मैं 5 जिलों का सर्विलेंस ऑफिसर था। आप कभी पता करना WHO की वेबसाइट पे जाके कि उसमें मैंने क्या काम किया। मैं आपके जिले का CMHO रहा था, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी था, तब मैंने क्या काम किया विस्तार में मैं पिछली बार आपको बता के गया था। और आज जिले में क्या काम हो रहा है वो भी आप पता करना। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि रोज रोज की समस्याएं, चाहे वो पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे नाली की हो, चाहे वो रास्ते की हो, खेतों के बंटवारे की हो, अंतकाल दर्ज करने की हो या राशन की हो, तहसील के अंदर, SDM के अंदर ऑफिस में जब लोग जाते हैं तो बड़े उत्साह के साथ, उमंग के साथ जाते हैं और जब वो निकलते हैं तो मुंह लटके हुए होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि वो लटके हुए नहीं, मुस्कुराते हुए बाहर आए। अगर समय आता है, मैं गारंटी देता हूँ ये सारी चीजें मैं सुनिश्चित करूंगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर मैं नौजवानों से ये कहना चाहता हूँ और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपको जीवन में कभी उड़ाना नहीं आएगा। मेरी वजह से मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आके हम लोगों का मान मनोबल बढ़ाया, हम लोगों का सामर्थ्य बढ़ाया, हम लोगों को उत्साह के साथ में सुनने का आपने करेज रखा, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। और ये हमारा खेती आधारित इलाका है, नौजवान नौकरी विहीन है, मैं अच्छे से जानता हूँ इसका क्या हो सकता है। और बाकी बहुत सारी चीजें हो रही हैं। शाम का टाइम भी हो गया आपका खाने का भी, और कुछ दूसरा टाइम भी हो रहा है, ठीक है ना। बीच में एक झलक आई कुछ अच्छी सी है, कोई बात नहीं, चलता रहता है, जीवन का हिस्सा है। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि 1-2 जने को और बता देना मौका मिले तो। और मेरी बात अगर आपको अच्छी नहीं लगी, तो मैं आप लोगों से विनती करना चाहूंगा कि इस लंबे चौड़े खुले मैदान पे मेरी अच्छी नहीं लगने वाली बात यहीं छोड़ जाना, क्योंकि मेरी अच्छी नहीं लगने वाली बात अगर आप साथ ले गए तो ये भी मैं गारंटी देता हूँ कि आज रात को नींद नहीं आएगी आपको, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। आपका हौसला अफजाई और उत्साह वर्धन का जो काम है मैं जीवन पर्यंत याद रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अगर आपका कोई प्रश्न हो इस माइक पे तो अभी
मेरा जो आपने स्वागत किया उससे सवाया मैं आपका स्वागत करता हूं। और मेरा एक नंबर है 94-143-28-521 9414328521 94-143-28-521 पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपकी कोई समस्या हो तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं। आधी रात को भी अगर आप फोन करेंगे कभी टेस्ट करके देखना, मैं खुद उठाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।